हेलो बच्चों, फटाफट एनसीईआरटी सीरीज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं सारांश गुप्ता और आज इस वीडियो में हम गॉस लॉ, जो कि यार इस चैप्टर का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट भी है इस चैप्टर का। इसको हम पूरी फील लेके विजुअलाइज करके पढ़ने वाले हैं। तो यार आज मैंने आपके लिए जो है इसके लिए बहुत अच्छी पीपीटीज भी बनाई हैं। अपन इनके थ्रू एकदम विजुअलाइज करके जो है ना पूरे अच्छे अच्छे डायग्राम्स के साथ में और ये करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ने वाले हैं इसको अपन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चलो। ठीक है, गॉस लॉ। तो यार इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको जो है आना चाहिए इसके लिए, जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था। ठीक है, आज इसमें गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशंस करके हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। फिर मैं एनसीईआरटी में भी आपको मार करा दूंगा और उसकी पीडीएफ, एनसीईआरटी की जो पूरे चैप्टर की पीडीएफ है वो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन होगी, उसमें मिल जाएगी। उसमें आप ईसरल ऐप इंस्टॉल कर लेना अगर नहीं करी हो तो। ऐप के अंदर हमने यार एक फ्री कोर्स बना दिया, वो सबके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, कुछ पे नहीं करना है किसी को भी उसके लिए, बस आप इंस्टॉल कर लेना अगर आप फर्स्ट टाइम ईसरल ऐप में इंस्टॉल कर रहे हो तो। नहीं तो आपके सीधे वो कोर्स में ऐड हो जाएगा। उसमें हम क्या है फिर सारे चैप्टर्स की पीडीएफ डालते जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो यार ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मोस्ट मतलब इसी पार्ट में से आते हैं, इस चैप्टर में से, गॉस लॉ। तो यार ये गॉस लॉ क्या है? गास लॉ, गास लॉ, गास लॉ नहीं है, गॉस लॉ है ये। ठीक है ना, 3 ऐसे हैं इसमें। ठीक है यार, देखो एक सिस्टम कंसिडर करते हैं। आज पूरा एकदम विजुअलाइजेशन करके पढ़ने वाले हैं अपन, विजुअलाइजेशन जो आपको दीवाना बना देगा। और मैं इस गॉस लॉ की पूरी फील भी दिलाऊंगा। मतलब बच्चे ना, बहुत एक क्वेश्चन होता है बच्चों का, अब इसका फॉर्मूला लूंगा उसमें क्वेश्चन आएगा, वो फील नहीं आती है उसकी, उसको भी आंसर करेंगे आज अपन। ठीक है, और ऐसा पढ़ेंगे आप कभी नहीं भूलोगे इसको। ठीक, एंड तक पूरा वीडियो देखना, पूरा इसका एप्लीकेशन और गॉस लॉ विद एग्जांपल्स करने वाले हैं अपन। राइट, तो चलिए यार हमने क्या करा, 5 चार्जेस का सिस्टम ले लिया है ना, Q1, Q2, -Q2, Q3, Q4 और -Q5, ये 5 चार्जेस हैं। और हमने एक सरफेस बना दिया, एक इमेजिनरी सरफेस है जिसे हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ये सरफेस एक्चुअली में नहीं है, ये हमने सरफेस एक बनाया है गॉस लॉ लगाने के लिए, इसे गॉसियन सरफेस बोला जाता है। तो हमने एक सरफेस ऐसा ड्रॉ कर लिया, ये क्लोज्ड सरफेस है, मतलब आप रैंडम कुछ भी शेप का बना लिया, इसके अंदर 3 चार्ज आ गए अभी, Q1, Q2 और -Q2 और Q3, 3 चार्ज आ गए, 2 चार्ज इसके बाहर रह गए, Q4 और -Q5। ठीक है ना, तो गॉस का जो लॉ है वो क्या कहता है, बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है, इंटीग्रेशन। और सर इंटीग्रेशन आ गया, इंटरेस्टिंग कैसे हो गया? अरे यार ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा हुआ है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स E.dA का इंटीग्रेशन ओवर दिस क्लोज सरफेस इज इक्वल टू सिग्मा Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। वापिस से सुनो, घबराने की जरूरत नहीं है। नेट फ्लक्स जो है इस सरफेस से जो निकालना आता है आपको पिछले लेक्चर से, इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E जो है ना, ये जो E है E.dA, ये नेट EFI ड्यू टू ऑल चार्जेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है सारे चार्जेस के चक्कर में। ध्यान रखना, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली इसमें। यार यहां पर Q इनसाइड आ रहा है, सारे अंदर के चार्जेस का सम, और यहां पर E जो आ रही है ये सारे चार्जेस के चक्कर में है। मतलब Q1, -Q2, Q3, Q4, -Q5 सबके चक्कर में है, ये 5 चार्जेस के चक्कर में। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ड्यू टू ऑल 5 चार्जेस। ठीक है ना, ठीक है, ड्यू टू ऑल 5 चार्जेस, राइट, सिग्मा Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये सारे चार्जेस के चक्कर में हैं। अब इसकी फील में आपको दिलाऊंगा यार, ये इनसाइड आ रहा है और ये सारे चार्जेस के चक्कर में ऐसा कैसे हो रहा है, ये इसकी फील लेंगे। पर अभी इसको ध्यान रखो, याद रहना चाहिए फॉर्मूला, नेट आउटवर्ड फ्लक्स इक्वल टू सिग्मा Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कोई आपसे डेफिनेशन अगर पूछ ले तो यार गॉस लॉ की, यार गॉस लॉ की बताओ, व्हाट इज गॉस लॉ, स्टेट गॉस लॉ, बोर्ड में आया था कई बार क्वेश्चन। तो नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक समीशन ऑफ
ऑल दी चार्जेस इनसाइड द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये अपनी फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, वही 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, तो अगर मैं इस सरफेस पे गॉस लॉ लगाऊं ना, देखो अब तो क्या लिखूंगा मैं यार, नेट फ्लक्स जो है, नेट फ्लक्स क्या है, E डॉट da। तो यार ये तो कैलकुलेट कर पाएंगे तो कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो इसको ऐसा कैसे लिख लेंगे, इज इक्वल टू क्यू इनसाइड। क्यू इनसाइड कौन कौन से हैं, साइन के साथ जाते हैं, ध्यान रखना साइन के साथ जाते हैं, तो Q1 Q3 माइनस Q2। तो देखो Q1 प्लस Q3 प्लस माइनस Q2, तो इसको मैं सीधे माइनस Q2 ही लिख दूंगा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये नेट फ्लक्स होगा इस सरफेस से। और इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो यहां पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है ना, ये 5 चार्जेस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो हर पॉइंट पे फ्लक्स कैलकुलेट करके ऐड कर लेंगे विद साइन, वो इसके बराबर आएगी Q1 प्लस Q2 माइनस Q1 प्लस Q3 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके बराबर नेट फ्लक्स आएगा। आपको इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, गॉस लॉ का यही तो सबसे बड़ा फायदा है, इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे आप, मतलब करने में कर सकते हो, सरफेस डिफाइन करो, बहुत सारे झमेले हैं। इससे बढ़िया गॉस ने बोला यार सीधे राइट हैंड साइड में ही चले जाओ तो आपको आंसर पता पड़ जाएगा, समझ गए। तो राइट हैंड साइड से आंसर निकालना सिंपल है बहुत, नेट चार्जेस इनसाइड जो इसके अंदर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्वेश्चन का जो डाउट आता है कि सर नेट अंदर के चार्जेस ही क्यों ले रहे हैं, बाहर के चार्ज क्यों ले रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी मैं फील दिलाने की कोशिश करता हूं। देखो ये मेरा डेवलप करा हुआ मेथड है, ये जो पूरा तरीका समझाने का वो मेरा डेवलप करा हुआ है, इसको आप ट्रिक समझ लो, आइडिया समझ लो, इनोवेशन समझ लो, कुछ भी समझ लो, पर समझ जाना कि कैसे हम इसको समझ रहे हैं। देखो यार एक नल कंसिडर करो, है ना, अरे यार नल जिसमें से पानी आता है, ठीक है ना, यार इस नल में से जो है पानी आ रहा है, ठीक है ना, अब यार मैं पानी बना देता हूं इसमें एक बार को, इसमें से मान लो नल ऐसा है ग्रेविटी फ्री रीजन है, मानो सपोज करो ग्रेविटी फ्री रीजन है, ये नल सब डायरेक्शन में पानी छोड़ रहा है, मान लो ये नल जो है ना सारे डायरेक्शन में ये पानी छोड़ रहा है, ये मानो, ठीक है। अब हमने क्या करा, उसको एक गोले में बंद कर दिया, इसको एक गोले में जो है ना हमने बंद कर दिया, देखो इस गोले में हमने इसको जो है बंद कर दिया इस नल को, ठीक है ना। तो इसका सारा पानी क्या हो रहा है यार, इस गोले में से निकल के बाहर आ रहा है, ठीक है, इस गोले में से बाहर निकल के आ रहा है सारा का सारा पानी, ठीक है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया। अभी सपोज करो इस नल में से मैं आपको एक चीज पूछता हूं, सपोज करो कि हर सेकंड 5 लीटर पानी आ रहा है पर सेकंड, है ना, ये नल जो है 5 लीटर पर सेकंड पानी छोड़ रहा है, ठीक है, ग्रेविटी फ्री रीजन है। अगर मैं अब आपसे सवाल पूछूं तो बताओ इस सरफेस पे से, ये जो स्फीयर ले लिया मैंने, है ना, इसके अंदर नल बंद है, इसमें से कितना पानी बाहर आ रहा होगा, ये बताओ आप, इसमें से कितना पानी बाहर आ रहा होगा। सर वेरी सिंपल, ये 5 लीटर पर सेकंड छोड़ रहा है तो 5 लीटर पर सेकंड ही इसमें से बाहर आ रहा होगा। अब आपको पूरा हर एक जगह कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझना। अब तेरे यहां से कितना आ रहा है, छोटू एरिया तू बता, तेरे में से कितना निकल रहा है, यार मेरे में से 500 मिलीलीटर निकल रहा है पर सेकंड, तू बता यार मेरे में से 200 निकल रहा है, मेरे में से 400 निकल रहा है, मेरे में से, अब हम सबका सम करके देखें तो 5 लीटर आएगा फिर उसमें से। इससे बढ़िया सीधे नल से पूछ लो भैया कितना निकल रहा है, क्योंकि वही तो जा रहा होगा पूरा का पूरा, ठीक है। ये बिल्कुल वैसी प्रॉब्लम हो गई यार। अभी मेरे को पता करना है देश में कितने 500 रुपए के नोट है, सपोज करो अभी एक बार को, है ना, देश में कितने 500 रुपए के नोट सर्कुलेट कर रहे हैं, अज्यूमिंग कोई नकली नोट नहीं होता है, ठीक है ना। एक तरीका क्या हुआ, मैं हर आदमी के पास जा जाके पूछ रहा हूं, यार तेरे पास कितने 500 रुपए के नोट है, तेरे पास कितने 500 रुपए के नोट है। देश भर में घूम रहा हूं मैं, और फिर कई नोट तो विदेशियों के पास भी होंगे, कई गलती से हिंदुस्तान से चले गया यार, कोई जेब में रह गया, चले गया तो चले गया, कितना टाइम लग जाएगा। ये एक तरीका है कैलकुलेट करने का नोटों को, 500 रुपए के नोटों को। दूसरा तरीका, मैं यार सीधे आरबीआई के पास जाऊंगा, भाई साहब आपने कितने नोट निकाले ये बता दो, आप अभी तक आपने कितने नोट निकाले। एक आदमी से वहां पर जाके पूछेंगे अपन, वो बता देगा साहब इतने नोट है, वो भी तो घूम रहे होंगे सारे। तो गॉस लॉ का ये फायदा है, आप समझ गए, फ्लक्स कैलकुलेट करने से हर पॉइंट से सीधे पता पड़ जाता है अंदर से कितना जा रहा है वो। ये समझ में आई, फिर पहली फील तो समझ में आई। सर दूसरी फील तो अभी भी बच रही है, दूसरी फील तो अभी भी बच रही है कि सर वो नेट क्यों नहीं लिया जा रहा है, मतलब
एक और नल ले लिया अपन ने अभी, वो समझना। देखो अब आपको मजा आने वाला है, मजा 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 आने वाला है। सपोज करो इस नल को बंद कर देते हैं अभी, एक बार को ध्यान से सुनना। इस नल को बंद कर देते हैं अभी, इसको बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, इस नल को बंद कर दो। बंद हो जा भैया, पानी की कमी हो रही है, तू बंद हो जा। अब ये नल चालू हो गया है ना, अब ये नल चालू हो गया। अब यार इसमें से पानी हर जगह निकल के जा रहा है ना, इसमें से पानी जो है, इसका पानी घुस भी रहा है और फिर निकल भी रहा है ना, इधर भी कहीं जा रहा होगा, ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं, उसको तो छोड़ो। जो इसमें से क्रॉस करके जा रहा है ना, उसको सोचते हैं अपन अभी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, देखो आप, जो पानी अंदर घुस रहा है ना, जो पानी अंदर घुस रहा है उसको नेगेटिव पानी लो आप, और जो पानी बाहर निकल रहा है ना, जो चीर के बाहर निकल रहा है, उसको पॉजिटिव पानी लेना। यार फ्लक्स भी तो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ना। तो सपोज करो ये भी 5 लीटर निकाल रहा है, सपोज करो, लेकिन इसके अंदर घुस के जा रहा है 2 लीटर पर सेकेंड, 2 लीटर पर सेकेंड घुस के जा रहा है इसके अंदर। ध्यान से सुनना, 2 लीटर पर सेकेंड घुस के गया। तो यार जितना घुसा, अंदर नल तो चुप बैठा है अभी, जितना घुसा उतना ही बाहर निकला होगा। निकला होगा कि नहीं निकला होगा, एक बार बताओ। जितना अंदर पानी घुसा उतना ही तो बाहर निकला होगा। तो यार ये सब मिलाकर भी, टोटल मिलाकर ये 2 लीटर पर सेकेंड हो रहा होगा। तो नेट पानी की मैं बात करूं जो बाहर निकला, नेट पानी की मैं बात करूं जो बाहर निकला, तो ये अंदर जाने वाला तो -2 लीटर पर सेकेंड है, और बाहर निकलने वाला +2 लीटर पर सेकेंड है। तो -2 + 2 = 0। तो देखो नेट फ्लक्स इस बाहर वाले नल के चक्कर में, नेट फ्लक्स इस बाहर वाले नल के चक्कर में कितना हो गया, 0 हो गया, 0। कुछ घुसा अंदर और उतना को उतना ही बाहर निकल गया। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, ध्यान से सुनना, इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 0 हुआ नेट फ्लक्स में। इस सरफेस से घुस रहा है, इनसे बाहर निकल रहा है, नेट 0 हो गया। ये नल गॉसियन सरफेस के बाहर है, ये नल गॉसियन सरफेस के बाहर है, समझ गए। चलो अब इसको भी चालू कर देते हैं अपन, तो इसको भी चालू कर देते हैं, अब आपको समझ में आएगा। इसको भी चालू कर देते हैं भाई साहब, अब ये भी चालू हो गया। इसको यार मैं एक काम करता हूं, इसका भी ऐसे, चलो इसका भी ऐसे बना लेते हैं, नीले से बना लेते हैं। पानी का रंग नीला पानी वाटर कलरलेस होता है सर, क्या मजाक कर रहे हो आप, पानी का रंग नीला। और ये 5 लीटर निकाल रहा था, मान लो 5 लीटर निकाल रहा था ये, ठीक है ना। अब एक काम करो आप, ये 5 लीटर निकाल रहा था, है ना, ये इधर से 2.5 लीटर भेज रहा है, या कैसे भी मान लो आप। तो नेट ये 5 भेज रहा है, नेट ये सरफेस से 5 भेज रहा है, ये 5 लीटर पर सेकेंड भेज रहा है। ध्यान से समझना अभी देखो, तो इसके चक्कर में बाहर कितना निकल रहा है, 5, इसके चक्कर में -2 + 2। तो अगर मैं नेट करूंगा इस केस में अभी, तो कितना आएगा, -2 + 2 + 5। तो ये कितना के बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया। तो देखो नेट किसका, ये नेट किसके बराबर है, जो नल अंदर बैठा है। लेकिन अब मैं दोनों पानी में डिफरेंस तो कर नहीं सकता, अब मैं दोनों पानी में डिफरेंस तो कर नहीं सकता, दोनों नल चल रहे हैं। ध्यान से समझना, दोनों नल चल रहे हैं। अब यार यहां तो पानी मिक्स हो रहा है, 2 अंदर घुस रहा है, और हो सकता है इसके चक्कर में 2.5 या 3 बाहर निकल रहा हो इधर से, ठीक है। तो 2.5 या 3 बाहर निकल रहा हो इधर से, 2 अंदर घुस रहा है, तो नेट हो सकता है इधर से 1 निकल रहा हो, और इधर से 2 बाहर निकल रहा है इसके चक्कर में, और इसके चक्कर में 2 बाहर निकल रहा है, तो 4 बाहर निकल रहा है। तो पानी तो नेट है, पानी तो नेट है, ध्यान से सुनना, पानी तो नेट है। अरे यार 2.5 लीटर इधर से, मान लो 2.5 लीटर इधर से निकल रहा है इसका, और 2.5 लीटर 2.5 लीटर ले लेते हैं, 2.5 लीटर इधर से निकल रहा है, तो नेट 0.5 निकल रहा है। ऐसा देखे तो नेट पानी 0.5 इधर से बाहर निकल रहा है, यार 2.5 - 2 0.5 हो गया, तो नेट 0.5 हो गया। इधर से देखो नेट 4.5 हो गया, 2 और 2.5 4.5, तो 0.5 और 2.5 4.5 5 हो गया। समझे नहीं समझे, मैं जो बोलना जा रहा हूं ये बोलना जा रहा हूं यार, हम दोनों के पानी में डिफरेंस नहीं कर सकते हैं, तो पानी का कंट्रीब्यूशन दोनों के चक्कर में लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों चार्जेस के चक्कर में कंसीडर कर रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे वो इस नल के चक्कर में हो इसके चक्कर में हो। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में जहां पर हम ये कहते हैं इंटीग्रेशन E.dl = समीशन E.d एरिया, सॉरी dl नहीं d एरिया, समीशन Q इनसाइड बाय ε0। अब आपको समझ में आ गया, E नेट होती है और Q इनसाइड वाला होता है। देखो नेट अंदर के बराबर ही आ रहा है 5,
लेकिन जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें सारे पानी कंसिडर करने पड़ते हैं, क्योंकि पानी मिक्स होकर पता ही नहीं पड़ता है किसके चक्कर में है। तो ई नेट ली जाती है और क्यू इनसाइड वाला के बराबर निकल के आता है। वो समझ गए ना? अब नहीं गलती करोगे ना इसमें। सर इतना इंफेसिस क्यों दे रहे हो आप इस चीज पे? इसलिए दे रहा हूं, बच्चे इसी में गलती करते हैं, वो ई भी इनसाइड वालों के चक्कर में ले लेते हैं। ई नेट है, ई नेट है और ई इनसाइड है। अरे ये इनसाइड है और ये नेट है, समझ गए? याद रहेगा? चलिए बहुत बढ़िया। अब जरा गॉस लॉ अप्लाई करना सीख लेते हैं यार। एक सिंपल से केस के लिए गॉस लॉ को वेरीफाई करते हैं, प्रूफ नहीं है ये, वेरीफाई करते हैं। एक पॉइंट चार्ज लिया क्यों हमने, एक पॉइंट चार्ज के चक्कर में फील्ड निकाल के देखते हैं। देखो गॉस लॉ देखें तो सही यार, सही है कि नहीं है। तो पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग हमने एक गॉसियन सरफेस बना लिया। तो ये यहां पर जो हमने गॉसियन सरफेस बना लिया, दिस इज आवर गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। एक स्फेरिकल सरफेस हमने ले लिया, ठीक है, एक स्फेयर ले लिया, एक खाली बॉल ले ली जिसके बीचों बीच चार्ज रख दिया हमने, ठीक है ना। अब इसमें जरा ई डॉट डी ए लगाते जाए अपन। तो कैसे करेंगे? देखो अभी यार हमने दो एरिया एलिमेंट्स लिए, ऐसे एरिया एलिमेंट्स हर जगह लेने पड़ेंगे। तो यहां पर आर डिस्टेंस की दूरी पर डी एरिया आउटसाइड नॉर्मल होता है, पढ़ा था फ्लक्स में, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस साइड होती है इसकी, क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियल होती है। और होती है कि नहीं होती है? सर बिल्कुल होती है। ई भी बाहर, डी ए भी बाहर, इधर देखें डी ए इधर और ई भी इधर, क्या बात है। तो यार पॉइंट चार्ज के लिए तो ई और डी ए दोनों रेडियल हैं, ई और डी ए दोनों रेडियल आ रहे हैं। तो अब जरा गॉस लॉ लगाते हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट डॉट प्रोडक्ट वाला डॉट है डी ए इज इक्वल टू समीशन ऑफ क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। वेरीफाई करके देखते हैं। देखो पहले एलएचएस को लेते हैं, पहले एलएचएस को लेते हैं। ई कितनी होती है आर डिस्टेंस की दूरी पर? हमें चेक करना चाहते हैं, ये महाराज होल्ड करते भी नहीं करते हैं। ई बताओ ई कितनी होती है? ई की वैल्यू होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर। लगा के देखते हैं भैया, ये हो गया ई हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। डीए का मैग्नीट्यूड डीए है, डीए ले लो, ठीक है। और दोनों के बीच में एंगल कितना है? डॉट प्रोडक्ट में कॉस एंगल आता है, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। अब जरा सॉल्व कर लेते हैं। अरे के क्यू बाई आर स्क्वायर तो सब जगह के लिए सेम ही है, के क्यू बाई आर स्क्वायर तो हर पॉइंट के लिए सेम है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। के क्यू बाई आर स्क्वायर ये इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। कॉस 0 भी सबके लिए कॉस 0 ही है, हर पॉइंट पे 0 ही है, तो ये 1 हो गया, ये भी इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। कॉस 0 मतलब हो गया 1, इसको बाहर निकालो। और एरिया का इंटीग्रेशन हो गया। अब ये एरिया का इंटीग्रेशन बोलो, स्फेयर का एरिया बोलो, अरे बोलो स्फेयर का एरिया कितना होता है? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना होता है सर? ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये होता है हमारा ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसको यही मिटा के लिख देता हूं यार सीधे, समझ जाना आप। ये इंटीग्रेशन ये हो गया इसका 4 पाई आर स्क्वायर। काटा पीटी मचा दो जिंदगी में, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। के की वैल्यू में कितनी लिखूं? के की वैल्यू में लिखता हूं, इसको मिटा के लिखता हूं, चलो के की वैल्यू में लिखता हूं यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई भी घटा, तो ये कितना आ गया? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये एलएचएस सॉल्व करा हमने, पहली और आखिरी बार जिंदगी में एलएचएस सॉल्व कर रहा हूं मैं यहां पर अभी, क्योंकि गॉस लॉ का मजा तो आरएचएस से वैल्यू लाने में है, लेकिन मैं आपको वेरीफाई कराना चाहता हूं। देखो गॉस लॉ होल्ड कर रहा है, तो देखो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आया। अब जरा आरएचएस कैलकुलेट कर लें एक बार को। आरएचएस कैलकुलेट कर लें। क्यू इनसाइड कितना है? क्यू इनसाइड क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, मतलब ये सही है लॉ इस केस में। तो सर आपने तो प्रूफ करा दिया ये। अरे ये प्रूफ नहीं है, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है, ये वेरीफाई करा है। गॉस लॉ का कोई प्रूफ नहीं है, ये लॉ है। अभी तक जो भी कंडीशन देखी गई है सब में ये होल्ड करता है, इसलिए अभी तक टिका हुआ है ये। आप कोई एक सिचुएशन बता दो जहां पर ये होल्ड नहीं करता, तो आज से इसको बंद कर देंगे अपन पढ़ना, ठीक है ना। और आपका नाम भी किताब में आने लग जाएगा कि भाई साहब गॉस लॉ को गलत प्रूफ कर दिया। लेकिन अभी तक तो एक भी केस नहीं मिला है ऐसा, ठीक है। इसको वेरीफाई बोलते हैं, इसलिए वेरीफाई करा है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो
यार एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट की, अब एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है ना, और एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया। अब हमें बताना है इसके अंदर कितना चार्ज पड़ा हुआ है, इसके अंदर कितना चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो भैया ये एल लेंथ का है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, आप कैसे कैलकुलेट करें इसमें, देखो अब हमको गॉस लॉ लगाना है, गॉस लॉ लगाना है, गॉस लॉ लगाना है, तो भैया इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, अब मैं इसमें समेशन भी लगा सकता हूं बेसिकली, इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मैं इस सिलेंडर को तीन हिस्सों में बांट रहा हूं, तीन हिस्सों में बांट रहा हूं। देखो एक तो ये वाला एरिया, ये कोने वाला जो ये फ्लैट सरफेस है ना, इसका डी एरिया, इसका एरिया इधर होगा, एरिया वेक्टर इसका इधर होगा आउटसाइड। एक ये वाला इसका पीछे होगा, मतलब इसका इस वाले डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर इधर होगा। और ये जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, इसका तो कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। भाई ये ऐसा करके ये मामला ऐसा समझो आप, जैसे कोई मशीन चल रही है ना, ऐसे ये सिलेंडर की मशीन चल रही है, ऐसे चल रही है ये, ठीक है। अब इसमें इधर 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 सारे सरफेस के जो है परपेंडिकुलर होगा, देखो ये गोला उसके इधर 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 ऐसे परपेंडिकुलर होगा, समझ गए। तो तीन सरफेसेस हैं यहां पर, तीन सरफेसेस हैं, मैं इसको नंबर कर देता हूं। 1, ये वाला 1 है, ये वाला सरफेस है 2, ठीक है, और ये जो कर्व्ड सरफेस है ये है 3, मान लो ये कर्व्ड सरफेस है 3। तो यार 1 के लिए तो मैं तीनों सरफेस के लिए ई डॉट ए करता जाता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ई नॉट, तो ई नॉट इंटू ए पहले सरफेस के लिए हो गया ई नॉट, अरे भैया ये है ई नॉट, ठीक है, इंटू एरिया जो कि ए है, बाद में लिख लेंगे यार, पाई आर स्क्वायर बाद में लिख लेंगे, है ना। और दोनों के बीच में एंगल है cos 0, तो 1 हो गया, प्लस इसका देखें जरा, अब ई नॉट इधर की तरफ है और एरिया उधर की तरफ है, तो ये हो जाएगा 2 सरफेस के लिए ई नॉट ए cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है cos 180 डिग्री। तो चलो यार ये बाद में अभी सिंपल सॉल्व करा देता हूं आपको, पहले cos 180 डिग्री, ठीक है, फिर प्लस ये वाला जो सरफेस है, अब यार ई तो इधर है, एरिया इधर है, इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री, ई नॉट इंटू ए3 लिख रहा हूं cos 90 डिग्री। अब इनको जोड़ लो सबको, ई नॉट कितना है, ई नॉट है, एरिया कितना है इसका, पाई आर स्क्वायर है, cos 0 1 है, यहां पर भी cos 0 लिख लेते हैं अपन, यहां पर भी जो है cos 0 लिख लेते हैं, cos 0 डिग्री, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया, प्लस ई नॉट का ई नॉट हो गया, एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया, cos 180 डिग्री -1 हो गया, ठीक है, अरे यार cos 180 डिग्री हो गया -1, ठीक है, प्लस और ये कितना हो गया, ये तो 0 का 0, cos 90 0 होता है, तो बस, और ये दोनों भी 0 हो गए यार, कैंसिल हो गया, तो नेट 0 आ गया, इज इक्वल टू, अब इसके बराबर कर लो Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनसाइड कितना आ गया, Q इनसाइड आ गया 0, मतलब इसके अंदर में नेट चार्ज अभी 0 है, इसके अंदर में नेट चार्ज सिलेंडर के अंदर में 0 पड़ा हुआ है, समझ गए। सॉल्व करके गॉस लॉ लगा के कर लिया, ठीक है। अब आप एक सवाल ये खुद प्रैक्टिस करना, मैंने इसमें वेरिएशन कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर है और इधर इधर है, ये आपको सॉल्व करना है। मैं इसका आंसर लिख देता हूं, इसका जो आंसर है Q इनसाइड इज इक्वल टू 2 ई नॉट पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये इसका आंसर है। कैलकुलेट कर लेना अब आप इसमें खुद, समझ गए, इसमें खुद कैलकुलेट करना है आपको, तो आंसर पता ही पड़ गया होगा। इधर एरिया ए और इधर एरिया ए, जो पहले ये कैंसिल कर रहे थे अब ये ऐड हो जाएंगे, और इधर वाले का जो A3 है कर्व्ड सरफेस वाले का, उससे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑसम, तो यार गॉस लॉ हमने काफी बढ़िया समझ लिया, ठीक है, समझ गए। अब चलो पहले इस वाले सेक्शन का एनसीईआरटी मार्क कर लेते हैं, फिर एप्लीकेशन पे जंप करते हैं। और मैं इसमें ये बता देता हूं जेईई नीट में कितना कुछ एक्स्ट्रा होता है गॉस लॉ में, बोर्ड में यार बहुत लिमिटेड है, लेकिन जेईई नीट में काफी एग्जांपल्स और काफी ज्यादा एप्लीकेशंस भी आते हैं, ठीक है। तो यार देखो इसमें मार्क कर लेते हैं, ये एनसीईआरटी वालों ने पहले वेरिफिकेशन कराया है इसका, है ना,
तो ये सिंगल चार्ज के चक्कर में सिंगल चार्ज वेरिफिकेशन है जो मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया, तो ये ऑप्शनल है आपके लिए, ठीक है। आप पढ़ना चाहो तो उसको पढ़ लेना, नहीं तो ये ऑप्शनल है ये, ठीक है, ऑप्शनल, ठीक है। नाउ अगर हम आगे बढ़े इसमें, ठीक है, ये तो मैंने पूरा समझा दिया आपको विजुलाइज करा के एकदम, ठीक है। ये पूरा यहां तक, ये पूरा वो ऑप्शनल वाला पार्ट है ये, ठीक है, जो वो समझा रहा है। अब ये बोल रहा है कि यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस वी स्टेट गॉस लॉ विदाउट प्रूफ, ठीक है। ये गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू दिस, ये गॉस लॉ हो गया, और क्यू इज टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस, ये इसने लॉ बता दिया यहाँ पर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसने फिर ये एग्जांपल लिया, सिलेंडर एग्जांपल, सिलेंडर एग्जांपल जो मैंने आपको करा दिया, ये आप कर लेना, ठीक है। अच्छा एग्जांपल है ये, मतलब ऑलरेडी अपन कर चुके हैं इसको, जिसमें वो 0 आ रहा था चार्ज इनक्लोज। अब ये जो 5 पॉइंट लिखे ना, अब 3 यहां पर और 2 अगले पेज पर लिखे, ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ये जरूर पढ़ते जाना। देखो, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इट्स शेप और साइज, किसी भी सरफेस के लिए गॉस लॉ होल्ड करता है, ठीक है ना। द टर्म क्यू ऑन राइट साइड ऑफ गॉस लॉ इंक्लूड्स द सम ऑफ ऑल चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, द चार्ज मे बी लोकेटेड एनीवेयर इनसाइड द सरफेस, कहीं पर भी चार्ज हो सकता है, ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात। अभी ये बोल रहा है इन द सिचुएशन वेयर सरफेस इज सो चूजन दैट देयर आर सम चार्जेस इनसाइड एंड सम चार्जेस आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल दी चार्जेस, जो मैंने एम्फेसिस करा था बिल्कुल वही बात बोल रहा है, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है। एंड द टर्म क्यू ऑन राइट साइड हाउएवर रिप्रेजेंट ओनली द टोटल चार्ज इनसाइड, क्यू इनसाइड बट ई नेट, ये बोल रहा है ये बात, ठीक है। अब जो है 6 पॉइंट है बेसिकली, ये भी अच्छा पॉइंट है कि यार गॉसियन सरफेस क्या होता है, ये बोल रहा है, ये कुछ भी गॉसियन सरफेस ले सकते हैं, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि वो कोई चार्ज से, डिस्क्रीट चार्ज से पास नहीं हो। मतलब जैसे यार मैंने याद है आपको 5 वो लिए थे, 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ ले लिए, ठीक है ना। अब आप गॉसियन सरफेस आपने कुछ ले लिया, मान लो आपने गॉसियन सरफेस ये ले लिया, बिल्कुल ठीक है। ये बोल रहा है कि यार आप गॉसियन सरफेस ऐसा मत लेना जो चार्ज के बीच में से काटता हुआ जा रहा हो, ऐसा मत ले लेना, डिस्क्रीट चार्ज को काटता हुआ गॉसियन सरफेस मत लेना, कंटिन्यूअस चार्ज को काटता हुआ गॉसियन सरफेस हो सकता है। कंटिन्यूअस चार्ज को, जो वॉल्यूम वाला जो होता है ना, और एरिया वाला जो चार्ज होता है, उसको काटते हुए हो सकता है, बट डिस्क्रीट पॉइंट चार्ज को काटते हुए मत लेना, ठीक है। चलिए, है ना, मतलब समझ गए। तो गॉसियन सरफेस अपन कंटिन्यूअस चार्ज को काट के ले सकते हैं, लीनियर, एरिया, वॉल्यूम, लेकिन पॉइंट चार्जेस को काटते हुए नहीं ले सकते, ठीक है। गॉसियन सरफेस का यूज तब आता है, गॉस लॉ का अपन अच्छे से तब यूज कर सकते हैं जब सिमेट्री होती है, वो पार्ट देखेंगे अभी अपन आगे एप्लीकेशन में। और छठा जो पॉइंट है, ये जेईई एडवांस में एक बार पूछा गया था ये वाला पॉइंट, कि गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस डिस्टेंस कंटेंट इन कूलम्स लॉ। ये बड़ी गहरी बात है, बोर्ड में नहीं पूछते ऐसी ये, लेकिन ये एडवांस में एक बार ये सेम स्टेटमेंट आ गया था, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया। गॉस लॉ, देखो कूलम लॉ हमने पढ़ा था K Q1 बाई आर स्क्वायर, तो गॉस लॉ जो है ना, गॉस लॉ की होल्डिंग ये बताती है कि ये 1/r स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। अगर गॉस लॉ का वायलेशन होता है, गॉस लॉ का वायलेशन होता है, तो कूलम लॉ भी ये वाला 1/r स्क्वायर की तरह से होल्ड नहीं करेगा। लेकिन अभी तक तो गॉस लॉ का वायलेशन मिला ही नहीं, और कूलम लॉ का भी नहीं मिला है ऐसे 1/r स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो गॉस लॉ का होल्ड करना ये बताता है कि 1/r स्क्वायर की डिपेंडेंस है। सर बहुत गहरी बात कह दी आपने, टेंशन मत लो, मस्त रहो, ठीक है। ये एग्जांपल कर लेना यार, ठीक है। नाउ अच्छा, मेरे को एक बात आपको बतानी थी, देखो ये मैंने इसरल ऐप का लेक्चर खोल लिया जो जेईई और नीट के हिसाब से है, ठीक है। बेसिक तो देखो मैंने पूरा यहां पर जो है बेसिक तो पूरा ये नल वाला एग्जांपल यहां भी पढ़ाया है, ठीक है ना, पूरा मस्ती से एकदम समझाते हुए, ठीक है। अब जो मेरे को मेन चीज में बतानी है ना, देखो यार इसमें ना काफी सवाल आते हैं जेईई नीट में इस गॉस लॉ के एप्लीकेशन पे, जो बोर्ड में नहीं आते हैं, इसलिए मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं। तो यार आपको अगर जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो ना, तो इसरल ऐप डाउनलोड करके ये गॉस लॉ का लेक्चर देख लेना, ठीक है ना। जेईई या नीट में कि जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसके पर्टिकुलर कोर्स में जाके ये गॉस लॉ का लेक्चर देख लेना जरूर से। ये काफी एग्जाम्स में मतलब ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो देखो जैसे इसमें ये एक प्लेट को काट रहा है ये सरफेस, ये वाला हो गया, फिर ये हेमिस्फीयर में से कितना फ्लक्स जाएगा, ठीक है ना। फिर सिमेट्री वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मजेदार एकदम, ठीक है ना। जैसे देखो इतने सारे क्वेश्चंस कराए मैंने यहाँ पर, इतने सारे क्वेश्चंस कराए। अब ये एक ट्राइंगुलर
सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा, तो उसके लिए देखो इस तरह से ये आधा पिरामिड ऊपर और आधा पिरामिड नीचे करके कंस्ट्रक्ट करना पड़ा। तो ये सिमेट्री वाले काफी क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे इस एक नीचे प्लेट रखी है, उसमें से कितना फ्लक्स जाएगा, a/2 डिस्टेंस की दूरी पर चार्ज रखा हुआ है। इंटीग्रेशन से करेंगे तो 1-2 घंटे लग जाएंगे करने में। सिमेट्री से करेंगे, देखो अगर इसको सिमेट्री से करेंगे तो देखो ये मैंने सिमेट्री से चलाते चलाते ये देखो आप ये किस तरह से सिमेट्री से 4 सरफेसेस बना दिए। ये देखना अभी आपको समझ में आएगा यहाँ पर किस तरीके से ये ऐसे 4 सरफेसेस हमने सिमिलर खड़े कर दिए। इसके 4 नहीं, सॉरी 6 सरफेसेस, एक क्यूब में इसको बंद कर दिया तो हर सरफेस से बराबर निकल रहा होगा। कितना निकल रहा होगा, Q/ε0 टोटल मिला के, तो एक में से 1/6 निकल रहा होगा, सिमेट्री का यूज कर लिया तो 6 सरफेसेस से Q/ε0 क्योंकि क्लोज सरफेस होता है, एक सरफेस से 1/6 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी जेईई और नीट में आते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर अब ये इस तरह से बड़े बड़े पूरे सरफेस बनाकर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। 24 सरफेसेस की सिमेट्री बनाई है हमने इसमें एक एक करके, तो ये पढ़ लेना, ठीक है। मतलब इतना टफ नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा ना तो धड़ 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 होते जाएंगे। हाँ, बोर्ड लेवल पे इतने सवाल नहीं पूछे जाते हैं, डेफिनेटली जेईई नीट में आते हैं पर ये, राइट। चलिए अब जो है नेक्स्ट हम जो है अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे। 3 चीजों का डेरिवेशन होने वाला है इसमें, जो मैं आपको स्लाइड से कराऊंगा, पीपीटी से कराऊंगा, है ना। एनसीईआरटी में थोड़ा सा बड़ा बड़ा डेरिवेशन और लिखा बहुत कुछ है तो थोड़े से डर जाते हैं बच्चे, यार इसमें बैंड बज जाती है वही देखकर, तो मैं आराम से आपको इसका डेरिवेशन करवाता हूं। चलो तैयार हो जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जो डेरिवेशन में कराने वाला हूं ये तीनों इंपॉर्टेंट है जेईई नीट बोर्ड सबके पर्सपेक्टिव से, तो ये तो छोड़ना ही नहीं है तो बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ते हैं जरा। तो सबसे पहले उसमें हम देखेंगे EFI इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यार इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट वर्ड नोट करना, बोर्ड में इनफाइनाइट वायर के चक्कर में फील्ड है, जेईई और नीट में फाइनाइट वायर के चक्कर में भी है। गॉस लॉ से हम इनफाइनाइट वायर की फील्ड निकालेंगे। तो भैया ये इनफाइनाइट चार्ज है, सॉरी इनफाइनाइट किधर है, अब ये डॉट 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 डॉट, ऊपर मुंडी घुमाओ इनफाइनाइट तक, नीचे घुमाओ एकदम, तो एकदम इनफाइनाइट तक चार्ज आ रहा है। इसके चक्कर में हमें पॉइंट P पर, जो कि R डिस्टेंस की दूरी पर है, वहां फील्ड निकालनी है। सर फील्ड होगी भी क्या, पहले थोड़ी फील्ड तो दिलाइए। देखो इसमें फील्ड क्या है यार, हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लैम्डा पॉजिटिव मान लो, ये वही है लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ इस तार पे लैम्डा का चार्ज है। तो यार जब चार्ज है, एक ऐसा समझो आप इसको कि यार ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इतने सारे यहाँ पर पॉजिटिव 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 चार्ज है, तो यहाँ पर फील्ड होगी ना, इसके चक्कर में इधर होगी, इसके चक्कर में इधर होगी, इसके चक्कर में इधर होगी, इधर होगी। इन सब की जो नेट है फील्ड पता है वो इस वाली डायरेक्शन में आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली डायरेक्शन में आएगी, जो हमें कैलकुलेट करनी है। समझ गए क्या आप? सर बिल्कुल समझ गए, ठीक है। तो अभी मैं इसको एक बार को यहां से बिठा देता हूं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, आप सब समझ ही गए पूरा ये, राइट, ठीक है। तो अब हमें R डिस्टेंस की दूरी पर फील्ड निकालनी है। अब क्या करें भाई, अब देखो इसमें यार एक चीज हमें समझ में आई सबसे पहली तो, कि जो फील्ड होगी ना वो इस वाले डायरेक्शन में होगी। मतलब यार ये मान लो यार ये तार है, इनफाइनाइट तार है, ठीक है ना। R डिस्टेंस जैसी इधर होगी वैसी इधर होगी, वैसी इधर होगी, वैसी इधर होगी, मैग्नीट्यूड वाइज कर रहा हूं मैं, क्योंकि यार सिमेट्री है ना, जैसा R डिस्टेंस इधर है वैसा ही R इधर है, ठीक है। और ये इनफाइनाइट वायर है, तो यार मैं इसमें गॉसियन सरफेस क्या लूं, मुझे एक चीज समझ में आ गई कि यार E जो है वो इस वाली डायरेक्शन में होने वाली है ना, क्योंकि सिमेट्री से देखा हमने तो E रेडियल होने वाली है। तो यार मैं गॉसियन सरफेस क्या लूं यार, मैं इसमें अगर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेता हूं ना तो मेरा काम बन जाएगा। सर आपको तो याद है, आपने तो पहले पढ़ रखा है, आपने पहले पढ़ा भी रखा है, इसलिए आपको याद है सिलेंड्रिकल। लेकिन सर हमारे दिमाग में तो स्फेरिकल आ रहा था, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस आ रहा था। देखो अगर आपने स्फेरिकल लिया ना तो आप आफत में, संकट में पड़ जाओगे। कारण क्या है यार, देखो स्फेयर का ये वाला हिस्सा तो R से कम डिस्टेंस की दूरी पर हो गया अभी, और मुझे चाहिए यार R डिस्टेंस पे फील्ड। तो यार मेरे तो यहां R से कम और कम डिस्टेंस ही कम होता जा रहा है। तो मैं कुछ ऐसा लूं जो सिमेट्रिकल हो इस वायर के जैसा,
इसके कारण से हमने सिलेंडर लिया, तो हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना लिया जिसके एक्सिस पे ये तार है, जिसके एक्सिस पे ये तार है जो लैम्डा का तार है। समझ गए क्या? ठीक है, तो देखो अब हम गॉस लॉ लगाने वाले हैं। इसकी लेंथ आप पकड़ के चल लो, इसकी जो लेंथ है इसकी लेंथ आप पकड़ के चल लो L। ठीक है, तो यार ये L लेंथ का गॉसियन सरफेस हमने सिलेंड्रिकल ले लिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, देखो अब ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट आ जाता है ये, राइट। अब देखो यार, अब मेरे को E डॉट डी इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट लगाना है। अब देखो यार E, इसके 3 एरिया हैं, एक ये वाला एरिया, नीचे ढक्कन जो लग रहा है। अबे ढक्कन, अरे मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, इस ढक्कन को बोल रहा हूं। आपको कैसे बोल सकता हूं मैं, आप तो प्यारे प्यारे बच्चे हो। ये A1 एरिया A1 ले लो यार, इस ढक्कन का जो है ना एरिया A1 ले लो। इस ढक्कन का भी एरिया A1 ही है, लेकिन इसकी नॉर्मल ऊपर है A1। ठीक है, तो यार ये A1 ये A1, ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस A2 ले लेते हैं इसको यार। चलो, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज सेम है वो, लेकिन मैं नाम इसको A2 दे देता हूं। और ये जो कर्व्ड सरफेस है ना, ये जो कर्व्ड सरफेस है, देखो एक चीज बताता हूं, इस बोतल से समझना, इसको एक सिलेंडर मानो, यहां तक का पार्ट ले लो आप। तो देखो इस पे एरिया इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, इधर की तरफ है। तो जो सिलेंड्रिकल सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया है, तो यहां मैं छोटू एरिया लू ना, इसका मैं छोटू एरिया लू, तो ये डी एरिया। तो E और डी एरिया एक ही डायरेक्शन में है, E और डी एरिया, E और डी एरिया, E और डी एरिया। तो इस कर्व्ड सरफेस पे E और एरिया के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो देखो पहले सरफेस से फ्लक्स इधर है 90 डिग्री, तो इसको तो क्रॉस कर दो इस वाले सरफेस को, तो फ्लक्स इधर 0 हो गया। इधर भी 90 डिग्री है, इधर भी फ्लक्स 0 हो गया। ठीक है, तो बचा कौन सा, सिर्फ कर्व्ड एरिया बचा। अब कर्व्ड एरिया बचा तो कर्व्ड एरिया लिख लो, E, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। डी एरिया, डी एरिया को डी एरिया लिख दो, E डॉट करके लिखना है ना। और एंगल कितना है इनके बीच में, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अंदर कितना चार्ज बंद है, ये L लेंथ है, ये L लेंथ है, तो लैम्डा इंटू L चार्ज हो जाएगा अंदर। लैम्डा पर यूनिट लेंथ है, लैम्डा पर यूनिट लेंथ है, तो अंदर जो चार्ज हो जाएगा वो जो ये अंदर, ये यहां से लेके यहां तक का जो तार है, इसमें जो चार्ज हो जाएगा लैम्डा इंटू L हो जाएगा। यार पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करो तो चार्ज हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ गए क्या? समझ गए। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा, ठीक है ना यार। ये E को इधर से मिटा के इधर लिख देते हैं हम। ठीक है, देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। E मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने E का। अब E का मैग्नीट्यूड R डिस्टेंस में सिमेट्री से सेम है। मैं इधर R जाऊं, इधर R जाऊं, मैं यार यहां पर बनाऊं E इधर, D एरिया इधर, मैं इधर बनाऊंगा E इधर, D एरिया इधर, सब जगह E मैग्नीट्यूड है। तो E इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। cos 0 भी कांस्टेंट है, cos 0 का मतलब हो गया 1, ये भी बाहर आ गया। अब बच गया इंटीग्रेशन D एरिया। इंटीग्रेशन D एरिया बचपन से करते आ रहे हैं। सिलेंड्रिकल का कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो कितना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया नालायकों, कर्व्ड सरफेस एरिया सर पाई आर स्क्वायर एच। 10वीं में चले जाओ, अबे पाई आर स्क्वायर एच वो होती है वॉल्यूम, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल इसका कर्व्ड एरिया हो गया, 2 पाई आर एल। ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। काटा पीटी मचा दो, एल से एल कट गया, तो देखो E की वैल्यू कितनी आ गई, E की वैल्यू जो आ गई वो हमने डिराइव कर ली। लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट इधर का इधर रहेगा, और इधर 2 पाई आर नीचे चला जाएगा, 2 पाई आर। ठीक है, तो ये फील्ड आ गई लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मैं इसको इस तरह से याद रखने के लिए बोलूंगा आपको, इसको यहां पे लिख लेते हैं। तो E की जो वैल्यू आ गई इसको याद रखना आप 2k लैम्डा बाई आर से। सर ये क्या कर दिया आपने, सॉल्व करके देख लो। K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाल लो, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डालो तो ये आ जाएगा। समझ गए, डेरिवेशन समझ में आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गॉसियन सरफेस हमने सिलेंड्रिकल लिया इसमें एक, राइट। सॉल्व करते गए, E की वैल्यू 2k लैम्डा बाई आर आ गई, तो 1/r की तरह से इसकी फील्ड ड्रॉप हो रही है। R डिस्टेंस पे 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर। ध्यान रखना इनफाइनाइट वायर के चक्कर में होती है ये। ठीक है, चलिए ऑसम, एक बार तो खत्म हो गया।
अब जरा दूसरा पार्ट देखें एनसीईआरटी में जो गिवन है। अब हमने वायर के चक्कर में देख ली, अब हमें देखनी है अगर एक इनफाइनाइट चार्ज शीट हो तो। भाई एक शीट है, ये एक शीट है, जैसे आपको ये बोर्ड दिख रहा है ना यहां पर, ये एक शीट है, इसके ऊपर चार्ज मान लो, इसके ऊपर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट है, ऊपर से नीचे से इधर से इनफाइनाइट शीट है ये, ठीक है ना, इनफाइनाइट शीट है ये, राइट। अब हमें इसके पॉइंट P पर जो कि r डिस्टेंस की दूरी पर है फील्ड निकालनी है, ठीक है। अब इसमें जो है गॉसियन सरफेस हम क्या लें, देखो ये एक शीट है, ठीक है ना, इसको शीट मानो, इनफाइनाइट शीट है पूरी की पूरी, ये हाथ का पंजा मान लो आप, ठीक है ना, इनफाइनाइट पंजा है ये, इधर निकालना है मेरे को फील्ड, ठीक है ना। तो यार सिमेट्री से देखें तो कंपोनेंट्स, इस कंपोनेंट की इधर फील्ड आएगी, इधर आएगी, नेट इसकी भी फील्ड इधर ही आएगी, समझ गए। तो नेट जो फील्ड होगी वो इस शीट के परपेंडिकुलर होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी इस वाले डायरेक्शन में। तो यार जैसे एक आगे का पॉइंट है वैसे एक पीछे का पॉइंट भी है, तो मैं इसमें जो है एक सिलेंडर ही ले रहा हूं गॉसियन सरफेस। ये एक सिलेंडर ले लिया जो उसको चीरता हुआ जो है ना, जो ये यहां पर जो ये सिलेंडर जो है इसको ऐसे गड्ढा करते हुए जा रहा है, मतलब आप मानो ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है ना, ये हमारी शीट है, ठीक है ना, इसको वैसे समझना। अब मैं अगर इस बोर्ड को तोड़ के, अभी तोड़ूंगा नहीं फिर पढ़ाऊंगा किस पे नालायकों, अगर मैं इसको तोड़ के, इसको आप यूनिफॉर्म सिलेंडर समझो, अगर इसको हम तोड़ के अंदर से जो है मतलब आधा एरिया उधर चले गया, आधा सिलेंडर उधर चले गया, आधा इधर आ गया, तो ये बिल्कुल जो है इस तरीके का मामला बन गया, ये इस तरीके का मामला बन गया। अगर शीट ऐसी है, ठीक है, तो इसको ऐसे ऐसे बन गया ये, बिल्कुल ये ऐसे बन गया ये, ठीक है ना, तो ये इधर और उतना ही ये उधर, समझ गए। अब देखो यार इसमें फील्ड जो है, इसमें जो फील्ड है यहां पर वो ई फील्ड है, दोनों साइड ई फील्ड है, मैंने बराबर बराबर दूरी पे लिया है, ठीक है। तो यार ये जो है ई फील्ड है इधर, राइट। तो अब जो ये ई फील्ड है इधर और इधर ई फील्ड है, इसका एरिया आप ए मान लो, तो इसमें ये गोला भी कितने का कर रहा होगा, इसको कितने की चीर के जा रहा होगा, ये भी ए एरिया का होगा। यहां पर आप सिग्मा यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी मान लो, सिग्मा पढ़ा था हमने, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। अब गॉस लॉ लगाते हैं जरा, यहां पर ई डॉट डी एरिया क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो मजे की बात, यहां पर देखो ये एक एरिया हो गया सिलेंडर का, एरिया नंबर 1, ये एक एरिया हो गया एरिया नंबर 2, और एक कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया एरिया नंबर 3। तीनों पार्ट में देखते हैं जरा। पहले पार्ट में लिखते हैं तो एरिया आउटसाइड इधर आएगा एरिया वेक्टर, दूसरे पार्ट में एरिया वेक्टर इधर आएगा, तीसरे पार्ट में एरिया वेक्टर इसके जो है परपेंडिकुलर आएगा कर्व्ड सरफेस के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर, इस एरिया के इधर इधर, तो यार थर्ड एरिया के तो परपेंडिकुलर ही है, तो जो थर्ड एरिया है उसका तो 0 लिख लो सबसे पहले, जो थर्ड एरिया है ना उसका तो 0 लिख लो, प्लस 1 और 2 का लिखते हैं अभी। 1 का कितना होएगा ई ए, चलो थर्ड वाला है तो बाद में लिखते हैं इसको, रुको पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 का कितना है ई ए कॉस 0, ई ए कॉस 0, तो ये कितना हो गया यार ई ए कॉस 0, ई ए कॉस 0, ठीक है, प्लस 2 का देखो ई ए कॉस 0, दोनों के बीच में एंगल 0 है, ई ए एरो इधर है कॉस 0 डिग्री, प्लस थर्ड में देखो, थर्ड के चक्कर में 90 डिग्री है तो ये तो 0 आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख लो जरा, राइट हैंड साइड लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड इधर ही लिख लेते हैं अपन। तो राइट हैंड साइड किसके बराबर हो गई, राइट हैंड साइड क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्यू इनक्लोज कितना है, इसमें कितना चार्ज अंदर, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज आया, सिग्मा इंटू एरिया, तो जो क्यू इनक्लोज की वैल्यू हो गई दैट इज सिग्मा इंटू एरिया, तो इसको लिख लो सिग्मा एरिया डिवाइड का डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो गया 2EA cos 0 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ए से ए उड़ा दो बिंदास, तो E की जो वैल्यू आ गई वो आ गई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो E की वैल्यू आ गई वो आ गई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको याद रखना सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट आ गई है,
डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट आ गई, कितनी दूर भी चल जाओ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो ये अगर आपकी इनफाइनाइट शीट है और मैं यहां डिस्टेंस की दूरी पर हूं यहां से, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आपकी तरफ फील्ड है। मैं यहां हूं तो भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आपकी तरफ, मैं यहां हूं तो भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां हूं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां हूं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन सिग्मा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, सब जगह सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट की फील्ड है। सिग्मा पॉजिटिव है तो आउटवर्ड्स, सिग्मा नेगेटिव है तो इनवर्ड्स। याद रहेगा, याद रखना है। रात को 3 बजे भी याद रहना चाहिए। कोई सो के उठा के पूछ ले इनफाइनाइट चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज शीट फील्ड बताओ, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वापस हो जाना फिर, लेकिन याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, दूसरा डेरिवेशन भी हो गया, क्या बात है। एप्लीकेशन में 3 डेरिवेशन है, 2 कर लिए, अब एक आसान वाला बचा है। सर कौन सा आसान वाला बचा है? अब हम यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल लेंगे। यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। सर ये यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल क्या होता है? स्फेयर होता है, एकदम पतला पतला स्फेयर। बेस्ट एग्जांपल बताऊं मैं आपको, पानी पुड़ी। पानी पताशे का जो वो रहता है ना, वो पताशा जो रहता है, पुड़ी जो रहती है उसकी, वो स्फेयर मानो, एकदम पतली सी पुड़ी। सर पानी आ गया मुंह में यार, आज घर पे वही बनी पता है, इसलिए मेरे दिमाग में वो एग्जांपल भी आ गया। तो पानी पुड़ी जो है ना, अंदर से खाली है, अभी आलू पानी मत भरना, अभी पुड़ी पुड़ी लो सिर्फ अभी एक बार को ना, तो वो स्फेरिकल शेल हो गया। तो वो थिन स्फेरिकल शेल, एकदम थिन है। ठीक है, ठीक है, चलो तो यार ये देखो, अब ये मैंने थिन स्फेरिकल शेल बना लिया, ठीक है ना, ये मतलब 3 डायमेंशनल है, ये 3 डायमेंशनल है, समझ गए। थिन स्फेरिकल शेल जिसपे क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके ऊपर में। अब हमें फील्ड निकालनी है, ठीक है। इसका रेडियस है आर, इसका रेडियस है आर, पानी पताशे का जो रेडियस है वो है आर, ठीक है। अब हमें बाहर फील्ड निकालनी है और अंदर फील्ड निकालनी है। बाहर फील्ड निकालनी है और अंदर निकालनी है, तो 2 केसेस बनेंगे। एक तो छोटा आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब मुझे ए पॉइंट पे फील्ड निकालनी है जो कि इससे छोटे आर की दूरी पर है। पहला केस बन रहा है स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर, मुझे यहां पर फील्ड निकालनी है, ठीक है, समझ गए। अब सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि मैं गॉसियन सरफेस क्या लूं, मैं गॉसियन सरफेस क्या लूं, सबसे पहला सवाल ये आता है। तो अब देखो यार, ये इसके लिए सिमेट्रिक पॉइंट कौन सा है एक बार सोच के देखो। जैसा ये ए है, जैसा ये ए है, वैसा और कौन सा पॉइंट है? आर डिस्टेंस की दूरी पर सेंटर से, आर डिस्टेंस की दूरी पर ये पॉइंट ले लेता हूं मैं, फिर आर डिस्टेंस की दूरी पर ये ले लेता हूं, ये ले लेता हूं। सर एक रिंग बन रही है, देखो एक रिंग बन रही है। अगर हम सोचें तो एक रिंग बन रही है, नहीं, थोड़ा अपना विजन ब्रॉड करो, रिंग नहीं बन रही है। एक पानी पताशे के ऊपर दूसरा बड़ा पानी पताशा, तो वो पूरा स्फेयर हो गया, पूरा स्फेयर हो गया वो भी एक। तो भाई ये जो आपकी रिंग नहीं बन रही है, ये आपका एक और स्फेयर बनेगा। ये एक पानी पताशे के ऊपर एक पानी पताशा आर डिस्टेंस का कैपिटल आर का और दूसरा पानी पताशा छोटा आर का, एकदम स्फेरिकल, गोल मटोल। गोल मटोल, मैं वो लंबे वाले पानी पताशे की बात नहीं कर रहा हूं, जो एकदम गोल समझो आप, गोल एकदम, ठीक है ना। वैसे गोल होते नहीं है, अभी समझ लो यार, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली गोल यार पानी पताशा, लेकिन ये एक्चुअल में गोल है, ठीक है। बॉल मान लो यार इसको, बॉल, वो प्लास्टिक की बॉल आती है ना, अंदर से हवा रहती है जिसमें एकदम पतली सी प्लास्टिक की, वो उसके ऊपर। सर पानी पताशा बेटर है यार, फील आ गई उससे, ठीक है ना। देखो यार, मैं आपको ऐसे पढ़ाना चाहता हूं, आपको फिजिक्स के दीवाने बन जाओ आप, मतलब यार याद करने की जरूरत नहीं पड़े। जैसे ये सवाल आ जाए ना आपके एग्जाम में, पानी पताशा आ जाए और आपको एकदम याद आ जाए पूरी की पूरी चीज। दैट इज माई एम, आपको दीवाना बनाना। आप फिजिक्स के तो दीवाने बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो ठीक है यार, ये सब चीजें सोचने में ना बहुत टाइम लगता है, पता है। अभी तो एक बार में आ गया, पानी पताशे सर ने देखो क्या एग्जांपल दिया है, बट यू वोंट बिलीव यार, 1-2 घंटे मेरे को इसको सोचने में लगे थे कि मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही कैसे बताऊं। दिस हार्डवर्क इज बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है ना। बहुत हार्डवर्क लगता है ऐसे सोच के पढ़ाने में और रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करने में। नहीं तो क्या है, इसको पढ़ाने में तो खट पढ़ा लो। अच्छा, डायग्राम्स ऐसे बनाने में यार कि आपको विजुअलाइज हो जाए पूरा,
देखो ये इस तरह से बनाना, फिर उसके ऊपर ये इस तरह से बनाना, तो ये सब चीजों में क्या समय लगता है। ठीक है, चलो अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो यार ये इसके ऊपर गॉस लॉ लगाते हैं। गॉस लॉ में यार वही इंटीग्रेशन ई डॉट डी एरिया इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिमेट्री से देखें, अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्री से देखें, नीला वाला जो एक्चुअल स्फीयर है जिसके ऊपर क्यू चार्ज है, तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होगी, रेडियली आउटवर्ड्स होगी। यार स्फेरिकल सिमेट्री के कारण से जो फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी, और ये जो छोटा डी एरिया यहां पर लेंगे वो भी रेडियली आउटवर्ड होगा। तो सर इसका डेरिवेशन तो बिल्कुल वैसा हो गया पॉइंट चार्ज जैसा। एग्जैक्टली इसका डेरिवेशन बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह से है जो हमने करा था सेंटर पे अगर क्यू चार्ज रखा हो, तो बिल्कुल सेम डेरिवेशन है। तो यहां पर क्या होएगा, ई डी एरिया कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड, अंदर क्यू कितना है, सारा का सारा क्यू ही अंदर है, सारा का सारा क्यू ही अंदर है, क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, या इंटीग्रेशन का साइन। ई बाहर आ जाएगा, cos 0 बाहर आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। डी एरिया का इंटीग्रेशन, डी एरिया मतलब ये गॉसियन सरफेस का है, गॉसियन सरफेस पे, ये गॉसियन सरफेस पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो 4 पाई छोटा आर स्क्वायर, बड़ा आर स्क्वायर मत लिखना, बच्चे ये गलती कर देते हैं बड़ा आर स्क्वायर की, नहीं छोटा आर स्क्वायर, गॉसियन सरफेस का एरिया ना भैया, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, ई की वैल्यू आ गई कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसको अंग्रेजी में मैं के क्यू बाई आर स्क्वायर भी लिख सकता हूं। तो सर ये तो बिल्कुल वैसी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई जैसे कि भैया कैपिटल क्यू को सेंटर पे रखा हो, जैसे कैपिटल क्यू को सेंटर पे रखा हो, बिल्कुल वैसी ही फील्ड आएगी जैसे कैपिटल क्यू जो है वो आपने सेंटर पे रख रखा हो। समझ गए? तो एग्जैक्टली वो ही फील्ड आ रही है बाहर, हॉलो स्फीयर के बाहर आर डिस्टेंस पे, डिस्टेंस सेंटर से नाप रहे हैं, बिल्कुल वही फील्ड आ रही है के क्यू बाई आर स्क्वायर। समझ गए? के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब दूसरा पार्ट, बाहर तो के क्यू बाई आर स्क्वायर आ गई, सर अंदर की बात करो अब। अब ए पॉइंट अंदर है, आर डिस्टेंस की दूरी पर है ए पॉइंट, अंदर बताओ कितनी होगी। अब यहां पर पानी पताशे के अंदर छोटा पानी पताशा लेना पड़ेगा, तो छोटा पानी पताशा ले लिया। लगाते हैं फिर से वही फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड या क्यू इनक्लोज कुछ भी लिख लो, इनक्लोज की स्पेलिंग में ई आता है यार, ठीक है। क्यू इनक्लोज या इनसाइड ले लो, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, एक ही बात है वो, ठीक है ना। तो क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ई डॉट डी है, तो यहां पर भी यार ई अगर होगी तो वो रेडियल डायरेक्शन में होगी, तो ई डी एरिया कॉस 0 वही सेम इंटीग्रेशन बनेगा, इंटीग्रेशन ई बाहर आ जाएगा, डी एरिया अंदर आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू। पर इसमें इंटरेस्टिंग चीज जो होगी ना वो क्या होगी, क्यू इनक्लोज्ड। देखो अब भैया चार्ज तो बाहर है, तो अंदर तो क्यू इनक्लोज, इसके अंदर तो 0 है, तो ये आ जाएगा क्यू इनक्लोज तो 0 है, तो 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, तो आ जाएगा 0, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 0। तो स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, अंदर 0 होती है, बाहर के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है, ये ध्यान रखना, अंदर 0 होती है। सर यहां पर नहीं मान सकते क्या सारा चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, नहीं, अंदर के लिए नहीं मान सकते, बाहर के लिए आप मान सकते हो। यार अंदर है ना, अंदर 0 हो जाती है और बाहर के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाती है, राइट? समझ गए? ठीक है। तो बोर्ड जो है यहां पर इतना पूछता है, ये तीनों जो डेरिवेशंस हैं आपको याद रखने हैं, लाइन चार्ज, यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट लाइन चार्ज का, फिर शीट का, फिर थिन स्फीयर का, शेल का, ठीक है, समझ गए? चलिए, तो देखो ये एनसीईआरटी में यार ये वाला सेक्शन आप पढ़ लेना, ठीक है, मैंने पूरा समझा दिया, ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन हो रहा है यहां पर, ये ठीक है ना, दिस ऑल इज पूरा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है ये, ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है, और अंदर यहां पर फील्ड यहां पर डेराइव हो गई
लैम्डा बाई दिस दैट इज 2k लैम्डा बाई r। ठीक है, ये वाला पार्ट आप छोड़ सकते हो यहां से यहां तक, ये वेक्टर की बेसिक चीज है। ये वाला पार्ट भी आप ऑप्शनल है। ये बोल रहा है कि यार ये इनफाइनाइट के लिए होल्ड करता है, फाइनाइट के लिए होल्ड नहीं करता है, याद रखना है। ठीक है, ये जो हमने डेरिवेशन करा है ये इनफाइनाइट के लिए, फाइनाइट के लिए नहीं है ये। ठीक है, फाइनाइट के सेंट्रल पोर्शंस में काम कर जाए ये फॉर्मूला, है ना, एकदम सेंट्रल पोर्शन में, लेकिन बाकी ये इनफाइनाइट के लिए काम करता है। फिर ये इनफाइनाइट शीट के लिए आ गया। एनसीईआरटी में स्क्वायर, ये क्यूबॉइड गॉसियन सरफेस लिया है, हमने सिलेंड्रिकल ले लिया था। यहां पर बोल भी रहा है कि आप सिलेंड्रिकल ले सकते हो। ठीक है, तो ये एकदम सेम डेरिवेशन करके ये पूरा डिराइव हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रेडियल डायरेक्शन का वेक्टर। ठीक है, समझ गए, ये छोटा सा पार्ट है, ये हो गया। देन फील्ड आउटसाइड द शेल, आउटसाइड द शेल आ गई KQ बाई R स्क्वायर। ठीक है, सेम वही बात बोल रहा है, छोटा सा सेक्शन है, पढ़ लेना। और इनसाइड जो है 0 बता दी पूरी। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए मैंने इसमें कुछ कटवाया नहीं, आ रही है ना, आप इसको पढ़ लेना, मैंने समझा पूरा दिया। ठीक है, और ये वही गॉस लॉ वाली बात बोल रहा है, इसको चाहो तो आप यहां से काट सकते हो। ठीक है, ये जो पहला एग्जांपल है 1.13 यार, थोड़ा सा टफ एग्जांपल है, इसको संभल के करना। पहली बार आप कर रहे हो ना, इसलिए संभल के करना इस वाले एग्जांपल को, राइट। तो यार ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मेरे को एक चीज और बतानी है, जेईई नीट में यार काफी सारी चीजें एक्स्ट्रा आती हैं, जैसे सॉलिड स्फीयर भी आता है, थिन शेल तो आता है, अभी यार सॉलिड स्फीयर भी आता है। तो ये ध्यान रखना है, सॉलिड स्फीयर के अंदर फील्ड बाहर फील्ड अलग अलग होती है। फिर इनके ग्राफ्स आते हैं यार, जैसे अभी इस बोर्ड में तो क्या ग्राफ वगैरह नहीं आते, लेकिन आप जब जेईई नीट के लिए पढ़ रहे हो तो ये ग्राफ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, शेल के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसमें सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर, ये सब मैं इसरल ऐप में से आपको खोल के दिखा रहा हूं ये सारी चीजें। तो यार वो सॉलिड सिलेंडर के चक्कर में, या हमने कोई स्फीयर में से पार्ट काट दिया, कटिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं जेईई और नीट में, इसमें नहीं आते हैं बोर्ड्स में, है ना। तो यार ये जेईई और नीट यार डेफिनेटली लेवल ज्यादा है। तो ये देखो मैंने ऐसे समझाया, ये इनफाइनाइट वायर लेकर ये सिलेंड्रिकल, यार मैं अभी ले आता है इसको, ध्यान ही नहीं आया मेरे को, कोई बात नहीं। ठीक है, आप ये इसरल ऐप डाउनलोड करके देख सकते हो पूरा, राइट। और एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर वाले, जैसे ये गॉसियन सरफेस, अब सिलेंडर के कारण भी फील्ड की वैल्यू जेईई और नीट में पूछी जाती है। तो ये आपको जेईई और नीट के लिए तो एक्स्ट्रा ये पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये सब कुछ बोर्ड में नहीं है, लेकिन ये जेईई और नीट में तो है, राइट। चलिए, ऑसम। तो यार देखो ये हमने ना पहला चैप्टर पूरा खत्म कर लिया। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसरल ऐप अगर आपने इंस्टॉल नहीं करी होगी तो आपको इंस्टॉल करने को बोलेगा, साइन अप करने को बोलेगा, और सीधे फिर इस कोर्स में ले जाएगा जहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसको डाउनलोड कर लेना और मचा देना। ठीक है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑल द बेस्ट।